Hello everyone, welcome to our channel Ivy Legal. In continuation to Indian Contract Act lecture series, in our today's video, हम बात करेंगे contingent contracts के बारे में. These contingent contracts are basically dealt under section 31 to 36. So in today's video, we will discuss about section 31, 32, 33 and 35. 34 and 36 हम next video में cover करेंगे. So starting with section 31, इस वीडियो को हमने एक चार्ट फॉर्म में समझा है और इस चार्ट से आप इस एक पूरे चार्ट से आपको 31, 32, 33 एंड 35 चारों सेक्शंस एकदम क्लियर हो जाएंगे along with the illustrations जो कि प्री एंड मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है फॉर द जुडिशरी एस्पिरेंट्स एज वेल एज फॉर ऑल द लॉ स्टूडेंट्स. तो अगर आपको वीडियो ढंग से समझना है तो एंड तक बने रहिए. स्टार्टिंग विद द कंसेप्ट, देखो सेक्शन 31 क्या बताता है. 31 टॉक्स अबाउट बेसिकली द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग दैट इज a contract which is contingent, which is dependent upon some uncertain future event. तो देखो यहाँ पर क्योंकि contingent contract है तो मतलब क्या है कि एक contract किसी दूसरे इवेंट की हैपनिंग या नॉन हैपनिंग पे डिपेंडेड है. एक कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस किसी दूसरे इवेंट की हैपनिंग या नॉन हैपनिंग पे डिपेंडेड है. तो यही हमको पूरे सेक्शन में पढ़ना है. इन सारे सेक्शंस को हम कैसे पढ़ेंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे कि अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग विच इज डिपेंडेंट अपॉन either happening of uncertain future event or non happening of uncertain future event. ठीक है, तो अगर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ चीज करनी है या कोई चीज नहीं करनी है और वो कॉन्ट्रैक्ट अगर डिपेंडेड है किसी अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट की हैपनिंग पे और अगर वो फ्यूचर इवेंट हो जाता है, इट अकर्स, इट हैपेंस, देन द अग्रीमेंट इज एनफोर्स्ड और वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा. बट अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट अगर डिपेंडेड है किसी अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट की हैपनिंग पे और कोई इवेंट हैपन नहीं होता है या इवेंट हैपनिंग होने से इवेंट इम्पॉसिबल हो जाता है फ्रॉम इट गेटिंग हैपन. ठीक है, तो अगर उसकी हैपनिंग में कोई इम्पॉसिबिलिटी आती है तो उस केस में एग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा. तो ये सेक्शन 31 जो है ना, आप ये मार्क देख रहे होगे, ये मार्क यहां से लेके और ये पूरा, दैट मीन्स कि इतना पूरा सेक्शन 31 में कवर होता है which talks about both the things, the happening as well as non happening, where means the case where contract is dependent upon the happening of uncertain future event or non happening of uncertain future event is covered under section 31. अब अगर सपोज कोई कॉन्ट्रैक्ट डिपेंडेड है नॉन हैपनिंग ऑफ अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट पे और वो इवेंट हैपन नहीं होता है तो उस केस में एग्रीमेंट एनफोर्स हो जाएगा. if no event becomes impossible or event does not happen or event becomes impossible, then the agreement is enforced. agreement क्यों enforce हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि जो agreement का enforcement है वो डिपेंड करता है इस कंडीशन पे कि वो event happen ना हो और वो event happen नहीं हो रहा. वहीं अगर कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड करता है कि इवेंट नहीं हैपन हो बट इवेंट हैपन हो जाता है, इवेंट अकर्स, इवेंट अराइजेस, देन इन दैट केस द अग्रीमेंट बिकम्स वॉइड. तो इतना सिंपल सा कंसेप्ट है. ये है सेक्शन 31. ठीक है, अब इसका हम इलस्ट्रेशन देख लेते हैं. इलस्ट्रेशन ये है कि इंश्योरेंस टू पे सम ऑफ मनी इफ शॉप इज डिस्ट्रॉयड इन फायर. मतलब इंश्योरर ये प्रॉमिस करता है कि हम इंश्योरेंस पे करेंगे एक स्पेसिफाइड अमाउंट का अगर आपकी शॉप जो है वो फायर में डिस्ट्रॉय हो जाती है. इंश्योर्ड की जो शॉप है वो फायर में डिस्ट्रॉय हो जाती है. तो यहाँ पर क्या है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये डिपेंडेड है एक अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट की हैपनिंग पे. इट इज नेसेसरी कि शॉप फायर से डिस्ट्रॉय हो. अगर वो ऐसा होता है तो अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट हैपन हो गया और अगर हैपन हो गया तो वो कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट एनफोर्स हो गया और वो कॉन्ट्रैक्ट बन गया एंड देन इंश्योरर की लायबिलिटी अराइज हो जाएगी. दिस इज द इलस्ट्रेशन ऑफ सेक्शन 31. नाउ कमिंग ऑन टू सेक्शन 32. अब देखो 32 का मार्क कहां से कहां तक है, ये वाला एरो है, ये एरो आपका गया है यहां से यहां तक. दैट मींस कि कॉन्ट्रैक्ट डिपेंडेंट अपॉन ओनली हैपनिंग ऑफ अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट. अब 32 सिर्फ हैपनिंग ऑफ अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट के बारे में बात करता है और 33 सिर्फ नॉन हैपनिंग ऑफ अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट के बारे में बात करता है. तो ये 33 का एरो है यहां से यहां तक जो नॉन हैपनिंग को कवर करता है. 32 का एरो ये यहां से यहां तक है जो हैपनिंग ऑफ अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट को कवर करता है. तो 32 में वही सेम है जो भी हमने 31 में देखा, बस ये प्रिसाइजली हैपनिंग के बारे में बात कर रहा है और 33 प्रिसाइजली नॉन हैपनिंग ऑफ अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट के बारे में बात कर रहा है. तो मतलब क्या है कि अगर 32 की बात करें तो अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट की हैपनिंग पर डिपेंडेड है और अगर हैपन हो जाता है तो अग्रीमेंट इज एनफोर्स्ड, अगर नहीं हैपन होता है तो अग्रीमेंट इज वॉइड. सेम इज द केस विद सेक्शन 33. अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट डिपेंडेड है नॉन हैपनिंग ऑफ अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट पे और अगर ऐसा नहीं होता है, द इवेंट डज नॉट टेक्स प्लेस, देन अग्रीमेंट इज एनफोर्स्ड. बट अगर ऐसा हो जाता है, मतलब अग्रीमेंट तो डिपेंडेड है नॉन हैपनिंग पे बट इवेंट हैपन हो जाता है, तो उस केस में अग्रीमेंट इज वॉइड.
अब 32 और 33 की हम इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। देखो 33 का सबसे पहला इलस्ट्रेशन ये है कि सपोज ए मेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पर के से मतलब है कि कॉन्ट्रैक्ट, तो ए मेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट विद बी टू सेल अ हॉर्स। ये सारे इलस्ट्रेशंस डायरेक्ट वाले हैं, तो अगर आपको यहाँ मेरी हैंडराइटिंग समझ नहीं आ रही तो आप अपने डायरेक्ट खोलकर इलस्ट्रेशन देख सकते हैं, आप यहाँ पर मेरा एक्सप्लेनेशन सुन सकते हैं। तो यहाँ पर देखो ए मेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट विद बी टू सेल अ हॉर्स टू बी एट अ स्पेसिफाइड प्राइस इफ सी टू हुम हॉर्स हैज बीन ऑफर्ड रिफ्यूजेस टू बाय द हॉर्स। मतलब यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करता है बी के साथ उसको हॉर्स बेचने के लिए, ए अपना घोड़ा बी को बेचने के लिए कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होता है एट अ स्पेसिफाइड प्राइस ऑन द कंडीशन दैट सी मना कर दे कि उसको वो हॉर्स नहीं खरीदना। मतलब यहां पर जो कॉन्ट्रैक्ट है दैट इज डिपेंडेंट अपॉन द हैपनिंग ऑफ अनसर्टेन इवेंट। मतलब यहां पर अगर सी मना करेगा कि उसको घोड़ा नहीं खरीदना तो ही ए बी को बेच पाएगा। तो अब यहां पर क्या इंपॉर्टेंट है कि सी मना करता है कि नहीं। अगर सी मना कर देता है तो हैपनिंग ऑफ इवेंट पे है और इवेंट हैपन हो गया, सी ने मना कर दिया तो फिर ए बी को घोड़ा बेच पाएगा। अगर सी ने मना नहीं किया तो मतलब कॉन्ट्रैक्ट वाज डिपेंडेड अपॉन द हैपनिंग ऑफ इवेंट कि सी मना करे, बट सी ने मना नहीं किया घोड़ा खरीदने से, तो मतलब सी खरीद रहा है, तो अब यहां पर ए बी को नहीं बेच सकता। So this is all. Here the contract cannot be enforced unless and until C refuses to buy the horse because it is dependent upon the happening of event and where C has to refuse to buy. Then comes the second illustration. A contracts to pay B sum of money when B marries C. ठीक है, अब यहाँ पर ये अगेन एक हैपनिंग ऑफ इवेंट पे है। अभी इस दोनों एग्जांपल हैपनिंग ऑफ अनसर्टेन इवेंट पे है। क्यों? क्योंकि 32 इज ओनली रेस्ट्रिक्टेड विद हैपनिंग ऑफ अनसर्टेन इवेंट। तो यहाँ पर क्या इलस्ट्रेशन है कि ए कॉन्ट्रैक्ट करता है बी से कि वो उसको कुछ पैसे देगा अगर बी मैरी करता है सी को, बी अगर सी के साथ मैरिज करता है तो। ठीक है, अब इस केस में लेकिन आगे क्या होता है कि सी की डेथ हो जाती है विदाउट गेटिंग मैरिड विद बी। तो अब सी मर जाता है तो मैरिज तो पॉसिबल नहीं है बिकॉज द इवेंट हैज बिकम इम्पॉसिबल। मतलब जो इवेंट था जिसपे जो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड था वो हैपन नहीं हुआ, तो इसीलिए ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया। ठीक है, अब आ जाते हैं 33 पे। 33 में इलस्ट्रेशन क्या है? ए एग्रीज टू पे बी अ सम ऑफ मनी इफ सर्टेन शिप डज नॉट रिटर्न। डज नॉट रिटर्न से क्या मतलब है कि इट द कॉन्ट्रैक्ट इज डिपेंडेंट अपॉन नॉन हैपनिंग ऑफ अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट। अगर शिप नहीं आती है या शिप डूब जाती है तो कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स होगा, तो अग्रीमेंट एनफोर्स होगा और कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। अगर शिप आ जाती है या शिप नहीं डूबती है तो उस केस में क्या हो गया कि वो नॉन हैपनिंग पे डिपेंडेंट था बट इवेंट हैपन हो गया, तो ये अग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा। तो इफ व्हेन शिप सिंक्स as it is dependent upon non happening of event the ship and that is the ship is not returning the contract can be enforced। ठीक है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट डिपेंडेंट था इस बात को लेके कि शिप ना आए या शिप डूब जाए, और यही हुआ, शिप डूब गई, तो इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट इज एनफोर्स्ड। अगर शिप आ जाती या शिप नहीं डूबती तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता। क्यों हो जाता वॉइड? क्योंकि यहां पर कंडीशन नॉन हैपनिंग पे डिपेंडेड है एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट सॉरी। तो ये 33 का है। 33 नेगेटिव चलता है और 32 पॉजिटिव चलता है, ये आप समझ गए होंगे डिफरेंस इलस्ट्रेशन से। अब आ जाते हैं 35 पे। देखो ये जो पूरा एग्जांपल चार्ट है ना, इसमें बस आपको एक चेंज लाना है 35 को पढ़ने के लिए। सेम एज अबव जस्ट एड द वर्ड हैपनिंग विद इन द फिक्स पीरियड और नॉन हैपनिंग विद इन द फिक्स टाइम। मतलब ये जो हैपनिंग ऑफ अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट है और ये जो नॉन हैपनिंग ऑफ अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट है, इन दोनों में आपको फिक्स टाइम पीरियड ऐड कर देना है। 35 में ये सेम चीज है, बस the only difference is कि यहां पर the agreement depends upon the condition that happening of uncertain future event within prescribed time period और non happening of uncertain future event within fixed time period। तो वो fixed time period जब ऐड हो जाता है तो सेक्शन 35 पिक्चर में आ जाता है। इलस्ट्रेशन से हम समझते हैं, सपोज A promises to pay money to B if ship returns within a year। मतलब ये यहां पर फिक्स टाइम हो गया और इवेंट किस चीज पे डिपेंड कर रहा है कि अगर शिप आ जाती है तो उसको पैसा मिलेगा, मतलब शिप को आना चाहिए, तो दैट इज हैपनिंग ऑफ इवेंट। मतलब हैपनिंग ऑफ अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट पे तो कॉन्ट्रैक्ट डिपेंडेंट है ही, बट ये हैपनिंग होना चाहिए विद इन फिक्स टाइम पीरियड। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक साल में अगर शिप आ जाती है रिटर्न होके तो कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स होगा, वरना नहीं होगा। तो इसीलिए द कॉन्ट्रैक्ट इज एनफोर्स्ड इफ शिप रिटर्न्स विद इन अ ईयर एंड कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड इफ शिप इज बर्न्ड और नॉट रिटर्न्स विद इन अ ईयर। तो ये हो गया आपका फर्स्ट इलस्ट्रेशन। देन आ जाते हैं सेकंड इलस्ट्रेशन पे। A promises to pay money to B if certain ship does not return within a year। अब ये नेगेटिव वाला है, ठीक है, नॉन हैपनिंग वाला है। नॉन हैपनिंग में उन्होंने फिक्स टाइम पीरियड जोड़ दिया कि A B को तब कुछ पैसा देगा जब वो शिप एक साल के अंदर अंदर वापस ना आए। तो एग्रीमेंट कब एनफोर्स होगा? जब शिप वापस ना आए। और कितने टाइम पीरियड में वापस ना आए? एक साल के अंदर अंदर वापस ना आए। एक साल के बाद अगर वापस आ जाती है
तो कोई बात नहीं, बट तो अगर 1 साल के अंदर अंदर वापस नहीं आती है तो फिर उस केस में अग्रीमेंट एनफोर्स हो जाएगा। तो द कॉन्ट्रैक्ट इज एनफोर्स्ड इफ शिप डज नॉट रिटर्न विद इन अ ईयर और इज बर्न विद इन अ ईयर। अगर वो 1 साल के अंदर अंदर शिप वापस आ जाती है तो फिर क्या होगा, नॉन हैपनिंग पे डिपेंडेंट था कि शिप को वापस नहीं आना चाहिए था 1 साल के अंदर, बट आ गई तो अग्रीमेंट वॉइड हो गया। 1 साल के अंदर अंदर नहीं आई तो उसके बाद एग्रीमेंट एनफोर्स हो गया। फिक्स टाइम पीरियड से रेगुलेट हो जाएगा सेक्शन 35। दिस वाज ऑल अबाउट सेक्शन 31 टू 35। मिलेंगे सेक्शन 36 में जहां हम डिस्कस करेंगे कुछ और सेक्शंस को, और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की सारी वीडियोस हम इसी तरह आगे बढ़ाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है देन डू लाइक, सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर रेगुलर अपडेट्स। टिल द टाइम, गुड बाय, टेक केयर।